नमस्कार दोस्तों। अभी मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा इंस्टाग्राम पे कि जो मोर के पंख होते हैं इनका व्यापार है, इसके बारे में कुछ बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम सबको मालूम है कि मोर अपने पंख गिरा देता है प्राकृतिक रूप से। इसको बोला जाता है मोल्टिंग। MOLTING भी बोलते हैं, MOULTING भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्मोचन। और इस प्रक्रिया से हम सभी वाकिफ़ हैं, शायद कभी ध्यान नहीं देते इस बारे में। अगर हमने अपने घर में कुत्ते पाले होते हैं तो हम देखते हैं सर्दियों में कुत्तों के बाल थोड़े घने हो जाते हैं, गर्मियों में कम हो जाते हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज रखते हैं तो हम देखते हैं, हमेशा डिस्कस करते हैं कि इवन सांबर डियर भी है तो सर्दियों में उसके गले के आसपास बहुत सारे बाल आ जाते हैं, बॉडी में भी बाल आ जाते हैं, बाद में धीरे धीरे तो पैचेस में निकलना शुरू हो जाते हैं। जब गर्मी आती है तो आप देखते हो कि सांबर डियर में एक जगह तो बालों का गुच्छा है, एक जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी से लड़ के आ रहा है, कुछ करके आ रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो मोल्टिंग है, उसके बाल गिर रहे हैं। सांप का केचुली निकालना तो आप सबको मालूम है कि सांप केचुली छोड़ता है, वो भी मोल्टिंग है। केकड़े अपना बाहरी कंकाल छोड़ देते हैं, ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी मोल्टिंग है। इसी तरह की मोल्टिंग होती है बर्ड्स में, जो कि अपने पंख गिराते हैं, और मोर एक बर्ड है। अब सवाल ये उठता है कि ये गिराते क्यों हैं। पहले दूसरे जीवों के बारे में बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि सांबर डियर क्यों गिराता है उसको सर्दी में, या कोई भी जानवर जिसके बाल बढ़ जाते हैं, सबके, इवन टाइगर के भी बढ़ जाते हैं सर्दियों में, सर्दी से बचने के लिए, गर्मियों में थोड़ा कम हो जाते हैं, यानी कि मौसम का सामना करने के लिए। सांप केचुली निकालता क्या होता है, खराब पड़ते निकल जाती हैं, यानी बॉडी में जो, पहली बात तो जो गंदगी लगी निकल जाती है, ऊपर से जो पैरासाइट्स, परजीवी जमा हो गए हैं जिनको कि निकाल पाना संभव नहीं था, उसके साथ निकल जाएंगे। जब दोबारा आएंगे तब की तब देखी जाएगी, दोबारा फिर निकल जाएंगे। ये फॉर्मूला है, और शारीरिक विकास के लिए भी उनके लिए जरूरी है। मोर के लिए जान का खतरा बन जाते हैं पंख। देखिए, अगर आप गूगल करोगे तो आपको लिखा मिलेगा कि मोर पंख गिराता है अगस्त से लेकर अक्टूबर के आसपास, दिवाली के आसपास। दिवाली क्या, देखिए गूगल में हमेशा सही नहीं लिखा होता। मैं बहुत कई वीडियो से बोल रहा हूँ कि गूगल वेबसाइट से डेटा उठाता है, वेबसाइट को लिखता है एक आदमी। जैसे कि मैंने बताया, मैं खुद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हूँ, मैंने पहले बताया है, मेरी 450 वेबसाइट थी। अगर मैं कोई स्पेलिंग में एरर कर देता था बाई मिस्टेक, क्योंकि अपना कंटेंट में खुद लिखता था, तो अगर स्पेलिंग में इधर की उधर हो गई तो गूगल ही वही उठाता था, और जो दूसरे वेबसाइट वाले मेरी वेबसाइट से कॉपी करते थे एज इट इज़, वो गलती उठती थी। तो ये गलत बात है। आप खुद सोचो, अपना दिमाग अप्लाई करो। अक्टूबर में पंख गिरा के मोर को क्या मिलेगा? क्योंकि मोर पंख क्यों गिराता है? मॉनसून में उसकी जान के लिए खतरा बन जाते हैं पंख, क्योंकि पंख भीग जाते हैं, और अच्छे खासे पंख होते हैं। आप समझ लो, पानी अगर गिरेगा ना उस पर, 3-4 किलो वजन बढ़ जाएगा। और जब उसका प्रीडेटर उस पर हमला करेगा, टाइगर हमला करेगा, लायन हमला करेगा, लेपर्ड हमला करेगा, सियार हमला करेगा, गांव के पास कुत्ते हमला करेंगे, वो जब उड़ेगा तो फ्लाइट ही नहीं ले पाएगा, उसके पहले पकड़ में आ जाएगा। तो इनका जो मेटिंग पीरियड खत्म होता है उसके फौरन बाद ये अपने पंख गिरा देते हैं। अक्टूबर से पंख दोबारा उगने शुरू होते हैं। उधर वो मार्च अप्रैल के तक पूरे फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं। अप्रैल मई जून तक मीटिंग होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ राजा जी नेशनल पार्क, तो मई में ही पंख गिरने शुरू हो गए थे मीटिंग के। लेकिन जब मैं गुजरात गया, वहाँ देख रहा हूँ कि जून में भी पंख हैं। जून एंड में या जुलाई में गिराए होंगे। मानसून तो सब जगह जुलाई में ही आता है, जून एंड में या जुलाई में। मानसून के पहले पंख गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं मैंने बता दिया। जो प्रक्रिया होती है मोल्टिंग। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड है, शेड्यूल 1 में आता है। जो कानून में, वाइल्ड लाइफ एक्ट में जो सुरक्षा टाइगर को मिली है, जो सुरक्षा हाथी को मिली है, वही सुरक्षा मोर को मिली है। लेकिन एक फ़र्क है, टाइगर के अंगों का व्यापार पूरी तरह से वर्जित है। पहले हाथी के दांत का व्यापार अलाउड था, लेकिन 1986 या 84 में वो भी वर्जित हो गया। वो व्यापार वर्जित होने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो कुख्यात स्मगलर था वीरप्पन, साउथ इंडिया के जंगलों में, वो जिसने बताया जाता है कि 2000 हाथी मारे, बचपन से ही हाथी मारने शुरू कर दिए थे, और हाथी दांत का बहुत बड़ा तस्कर था, स्मगलर था। लेकिन जब भारत सरकार ने हाथी दांत के अंगों, हाथी दांत के जो आभूषण है उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि किसी भी तरह से बिकेगा नहीं, तो उस तस्कर ने, स्मगलर ने स्मगलिंग छोड़ दी हाथी दांत की, क्योंकि मुश्किल होने लगी ना माल को बाहर निकालने में।
उसने फिर, हालांकि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी खाना नहीं भूलता, तो स्मगलर स्मगलिंग नहीं छोड़ सकता। चंदन की स्मगलिंग शुरू कर दी उसने, हाथी दांत की छोड़ दी, क्योंकि चंदन पे प्रतिबंध नहीं लगा था, क्योंकि जब डिमांड नहीं रहेगी तो सप्लाई कहां से आएगी। हाथी दांत पे प्रतिबंध लग गया तो जब डिमांड ही नहीं है तो तुम स्मगलिंग करके करोगे क्या? बाहर, इंडिया के बाहर बेचोगे, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा साउथ इंडिया से इंडिया के बाहर निकालना, इसलिए बंद कर दिया था। ये बात मोर पे लागू होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब जब मोर पंख गिराता है मोल्टिंग के तहत, तो कहीं खेतों में, कहीं जंगल में, इधर उधर पंख पड़े होते हैं। एक मोर जो है 100 से 150 पंख गिरा देता है, पूरे लंबे लंबे पंख होते हैं। इनको लोग उठा के बेच देते हैं, इनका व्यापार प्रतिबंधित नहीं है भारत के अंदर। अब क्या इसी तरीके से मोर के पंखों का व्यापार होता है? आपको लगता है ऐसा होगा? लोग टाइगर को नहीं छोड़ते, मोर को छोड़ेंगे? जिस चीज को पंख, उसकी जो भी वैल्यू है, मुझे नहीं मालूम एक पंख की क्या वैल्यू है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर 1 रुपए भी वैल्यू है, क्या उसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ते। मोर को ना सिर्फ जान से मार देते हैं, बल्कि इतना तड़पा के उसके पंख निकालते हैं, जिंदा पकड़ के। मोर को पकड़ लिया, कहीं फंदे में फंसा लिया, उसके बाद एक आदमी पकड़ के बैठ गया और दूसरा खींच खींच के पंख नोच नोच के निकालते हैं। और मोर बहुत ही संवेदनशील पक्षी होता है, बड़ा चंचल होता है, एक्टिव होता है, लेकिन बहुत ही कमजोर दिल का होता है। और वो दर्द का अंदाजा आप लगा लीजिए, आपके बालों का गुच्छा पकड़ के कोई खींच के निकालेगा तो क्या स्थिति बनेगी। शायद उससे भी ज़्यादा दर्द मोर को होता है, क्योंकि बाल पतले होते हैं, मोर के पंख मोटे होते हैं, ज़्यादा मजबूती से गड़े हुए होते हैं। बाल तो आप खींच के निकाल सकते हो, वैसे प्रैक्टिकली देखोगे तो लेडीज़ वैक्सिंग कराती हैं, कोई दर्द आराम से सह लेती हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है ना मोर के पंख की, बहुत मजबूत है, गहराई से गड़ी है। जिंदा के नोच लेते हैं, जिनको को लगता है कि हम इसको मार के पकड़े जाएंगे, तो उसके बाद छोड़ दिया, जिंदा बच गया उसकी किस्मत, नहीं तो हार्ट अटैक से मर जाता है। इतना दर्द होता ना, पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरे लोग क्या करते हैं, फंदे में फंसा के मार देते हैं, पंख निकाल लेते हैं, मांस को बेच देते हैं। मोर का मांस भी बिकता है बाजार में अवैध रूप से। तीसरा क्या करते हैं, जो छोटे छोटे तालाब या गड्ढे हैं ना, जिनके आसपास मोर घूम रहे होते हैं, मोर तो खुलेआम घूमते दिख जाते हैं, उसमें जहर डाल देते हैं, सारे के सारे मोर एक साथ मर जाते हैं और उनके पंख निकाल लेते हैं। इस बात का मैं सबूत दे रहा हूं आपको। आप को एक वीडियो दिखा कि नहीं दिखा, मैं एडिटिंग के टाइम पे अगर मुझे दिख गया, वो इंस्टाग्राम से नहीं हटा होगा, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था 1 साल पहले मेरे ख्याल से। एक मोर जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, बाइक से या किसी गाड़ी से टकरा गया और तड़प रहा था। इतने में लोग उतरे, एक आदमी उतरा, कई लोग आए, और तड़पते हुए मोर से जिंदा उसको बचाने की बात कौन बोले, उसके पंख एक एक करके नोचने शुरू कर दिए। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, ये वीडियो आप में से बहुतों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा क्या पता, पड़ा हो तो आप सर्च करोगे मिल जाएगा, क्या पता मैं ही स्क्रीनशॉट लगा दूं। अब आप ये बताइए, खुद सोचिए कि अगर ये बात सही नहीं है कि मोर के पंख नोच के निकालते हैं लोग, तो वो आदमी क्यों निकाल रहा था? अगर उसको मोर पंख सजाने थे तो क्या वो 100-150 पंख इसलिए निकाल रहा था कि अपने घर में सजाएगा? सजाने के लिए तो 1 या 2 पंख आदमी लगाता है। वो क्यों निकाल रहा था? इसलिए निकाल रहा था कि मार्केट में बिकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि कानून में छूट है, मोर को मारना तो अपराध है, लेकिन उसका पंख रखना अपराध नहीं है। इसलिए वही वाला, जैसे मैंने बताया कि हाथी दांत का व्यापार अलाउड था, तो चल रहा था, उसका हाथियों को मारा जा रहा था। जब व्यापार ही अलाउड, हाथी दांत का कुछ भी रखना अपनी दुकान पे या घर पे अलाउड नहीं रह गया, तो मारने बंद कर दिए, कि मुश्किल हो गया ना, फिर उसको निकालो बेचो, एक झंझट वाला काम हो गया। जबकि मैं आपको बता दूं, मोर को मारने पर 3 से 7 साल की सजा है। लेकिन जहां पे कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सबूत नहीं है, वहां पर मार दिया, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जिससे मोर के पंख अगर आप खरीद रहे हैं या आपका कुछ भी लेन देन है, आपको पता चल जाएगा कि ये प्राकृतिक मोल्टिंग से निकला हुआ पंख है, या इसे तकलीफ देकर मारा गया है, या जान से मारा गया।
जो मोर अपने पंख डायरेक्ट गिराता है उसकी जड़ एकदम साफ और सूखी होती है, उसमें कहीं कोई खून के निशान किसी तरह के नहीं होते, क्योंकि वो बॉडी में सूख जाते हैं, ढीले करके धीरे धीरे करके वो अपने आप लूज होने लगते हैं, एक एक करके गिरना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 100-150 पंख एक साथ गिर जाए। मैं मोर देखता हूँ, रोज ही देखता हूँ, आसपास होते हैं। पहले एक गिरेगा, दो गिरेंगे, फिर ऐसे वो मोर दिख रहा है कि उसके पंख कम हैं, फिर आधे सफ़ेद सफ़ेद डंठल दिख रहे हैं, आधे में उसके पंख दिख रहे हैं, एक एक करके गिरना शुरू होते हैं, सूख जाते हैं और ना उसको कोई दर्द होता है, क्योंकि बॉडी से उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है, तब गिरते हैं। कुछ कुछ वैसी ही बात समझ लीजिए, जैसे आप अपने नाखून काटते हो तो कोई आपको दर्द थोड़ी ना होता है, लेकिन जिंदा नाखून काटोगे दर्द होगा। तो जो नाखून बढ़ जाता है, इसी तरीके से वो सूख के आगे को निकल जाते हैं, कनेक्शन नहीं होता। तो अगर मोर का पंख आपका अगर लेन देन है मोर के पंख से किसी भी तरह से, क्योंकि मार्केट में व्यापार चल रहा है, अलाउड है, लीगली अलाउड है, तो उसकी जड़ अगर एकदम सफ़ेद है और किसी तरह के उसमें स्किन का पार्ट या कोई भी टिश्यू नहीं लगा हुआ है, तो वो मोल्टिंग से निकला है। अगर मोर को तकलीफ दे के निकाला गया है तो उसमें ब्लड के निशान होंगे। अगर ब्लड के निशान धो भी देगा तो उसमें आखिरी में कुछ ना कुछ आप ध्यान से देखोगे तो टिश्यू दिख जाएंगे, मोटा मोटा कुछ स्किन का पार्ट जो होता है वो दिख जाएगा। लेकिन जो स्मगलर होते हैं बहुत चालाक होते हैं, आखिरी सिरा काट देते हैं कैंची से, ये दिखाने के लिए कि भाई ब्यूटी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जिसका भी सिरा कटा हुआ है, आप समझ जाइए कि वो मोर को तकलीफ दे के निकाला गया है, और या तो मोर से खींच के निकाला है मारा, वरना सिरा काटने की ज़रूरत क्या थी। अगर डिमांड नहीं रहेगी ना मार्केट में, तो सप्लाई अपने आप ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर गली हर खेत में मोर आपको पता है कहीं भी मिल जाता है, झाड़ियों के पास, हर जगह। कोई फॉरेस्ट गार्ड तैनात नहीं हो सकता, कैमरा नहीं लगाए जा सकते इतने सारे। उसका सोल्यूशन ये है कि अगर हम खुद ही डिमांड को ख़त्म करें, तो ये जो अवैध व्यापार है, जो अपने आप गिर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बात यह है ना कि अपने आप गिरे में कोई तकलीफ नहीं है, एकदम नेचुरल प्रोसेस है। या तो ये हो कि भाई उन्हीं का व्यापार अलाउड होगा जिनका पूरी जड़ समेत होगा, जिसमें कट कर दिया है वो बिल्कुल भी अवैध माना जाएगा, तो भी ये अवैध व्यापार बंद हो जाएगा। जेन्युइन वाला ही चल रहा होगा, कितनी भी सफाई से वो काम करेंगे उसमें टिश्यू वगैरह रह जाएंगे। क्रोकोडाइल और टाइगर की फाइट अगर होगी तो कौन जीतेगा? देखिए, इन सब चीज़ों में मैंने पहले बताया, चाहे अगर एक सवाल कभी आया कि टाइगर और लायन की फाइट होगी तो कौन जीतेगा, तो भी एक एवरेज वे में हम बोल सकते हैं कि भाई टाइगर जीतेगा, क्योंकि वजन और बाकी सब चीज़ों में आगे है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर शॉट पड़ गया, पंजा सही जगह पर पड़ गया लायन का, तो लायन जीत जाएगा। इसी तरीके से क्रोकोडाइल और टाइगर में एज टाइगर की ऊपर है, चांसेस टाइगर के ज़्यादा हैं। लेकिन मैं ऐसी घटना भी आपको बताने जा रहा हूं जहां क्रोकोडाइल ने टाइगर को मारा। उसके पहले आप सबको मालूम है कि मछली टाइग्रेस ने रणथंबोर में क्रोकोडाइल को मारा था। उसके बाद हालांकि उसकी पोती एरोहेड ने भी मारे, दो मारे। एक तो अपनी मौत के बिल्कुल पहले मारा जबकि उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, लेकिन जो एरोहेड ने क्रोकोडाइल मारे वो उतने बड़े नहीं थे। मछली ने जो क्रोकोडाइल मारा था वो 14 फीट था, 14 फुट लंबा था, और उसका वजन मछली मतलब टाइग्रेस मछली, उसका वजन टाइग्रेस मछली के वजन से करीब करीब दुगना था। यानी अपने से दुगने वजन वाले क्रोकोडाइल को मारा था। हुआ यह था कि क्रोकोडाइल पानी से निकल के राजबाग झील के किनारे आ गया था। बात है 2003 की, और उसको लग रहा था कि ये मेरे बच्चों के लिए खतरा बन गया है, इसलिए उसने अटैक कर दिया था। 90 मिनट तक लड़ाई चली थी, कभी दलदली मिट्टी में, कभी ज़मीन पर। मछली टाइग्रेस ने क्रोकोडाइल का गर्दन और ये पीठ का हिस्सा, ये जो होता है, ये पकड़ लिया था, यहाँ दांत गाड़ के रखे हुए थे, और उसका सर्वाइकल एरिया जो बैकबोन है वो तोड़ दिया था। उससे मगरमच्छ मर गया था। लेकिन क्योंकि दांत उसकी मोटी स्किन में इतने ज़बरदस्त तरीके से गाड़े हुए थे, मछली के भी 2 कैनाइन दांत टूट गए थे। 4 कैनाइन दांत में से 2 कैनाइन दांत टूट गए थे। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसको फीड कराते थे, और इसीलिए मछली बन गई थी, यानी टाइग्रेस मछली बन गई थी सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड टाइग्रेस, क्योंकि वो उसी इलाके में रहती थी। वहीं उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भोजन मिल जाता था, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी, पानी भी था, वहीं बनी रहती थी, तो हमेशा उसकी साइटिंग हो जाती थी। जब क्रोकोडाइल ने टाइगर को मारा तो वो बात है सुंदरबन की, 2011 की। पूरी रात टाइगर नहीं, वो भी टाइग्रेस थी,
टाइग्रेस और क्रोकोडाइल की लड़ाई चली और किस्मत से वो क्रोकोडाइल भी 14 फीट लंबा था। उसके बाद सुबह जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहां पर पहुंची तो टाइग्रेस का शव पड़ा हुआ था और एक 14 फुट लंबा मगरमच्छ उसे गार्ड कर रहा था। टाइग्रेस का जब पोस्टमार्टम किया गया तो 30 दांत के निशान मिले, मगरमच्छ के दांतों के निशान। इसके अलावा कोई दूसरी चोट नहीं थी। ये बात इसलिए देखी गई क्योंकि कोई गवाह तो था नहीं। तो ये देखना था कि ऐसा तो नहीं कोई दूसरा टाइगर मार गया और बाद में इस मगरमच्छ ने उसे अपना शिकार समझ लिया हो और खाने पहुंच गया हो। तो अगर ऐसा होता तो कोई दूसरी चोटों के निशान होते। तो यही माना गया कि क्रोकोडाइल ने ही इस टाइग्रेस को मारा है। इसके अलावा कुछ घटनाएं हुई दोस्तों, क्योंकि सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं उस घटना के बारे में बताओ, तो मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र जितनी मेरी जानकारी है। गांव खटोला है सिझोरा रेंज में, कान्हा नेशनल पार्क में। वहां पर एक तेंदुआ जंगल से भटक के गांव पहुंच गया, गांव वालों के घर में पहुंच गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कुछ लोगों ने सूचना दी। जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां तक पहुंचे, ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू किया, तब तक भीड़ तेंदुए के ऊपर हमला कर चुकी थी। तेंदुआ बुरी तरह से चोटिल हो चुका था। उसे ले जाया गया बाद में मुक्की वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल, और जहां पर वो तेंदुआ मर गया। अगर किसी के घर में तेंदुआ घुस जाए तो उस पर हमला करने से बेहतर उपाय है कि अगर संभव हो कि घर के लोग बाहर निकल जाएं और दरवाजा बंद कर दिया जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को बुला लिया जाए, तो ये बेहतर उपाय होता है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे नहीं पता कि ये इसी घटना का है कि नहीं, जिसमें कि लोग लाठी से पीट रहे हैं, वो एक आदमी को झपट रहा है और बाद में फिर दूसरे लोग भी लाठी मार रहे हैं। ये रिसेंटली आया, पहले से देखा हुआ था नहीं। क्या पता ये इसी घटना का हो या जिस घटना का भी हो, उसी घटना के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि तेंदुए ने भी तो घायल किया आदमी को। जब आपने लाठी मारने की कोशिश की, उसमें जान भी जा सकती थी, घातक चोट भी लग सकती थी। अगर उसका पंजा सिर पे पड़ गया होता तो इंसान की मौत हो जाती। हालांकि उसके नाखूनों से भी मौत हो सकती है, सेप्टिक से। तो अगर ऐसा उपाय है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आ जाए और तब तक उसको एक जगह पर रोका जा सके, बंद करके या कुछ करके, तो मुकाबला करने से बेहतर है कि फॉरेस्ट की टीम को बुला लिया जाए। होता क्या है कि जब लाठी लेके हम उतर पड़ते हैं, हमें लगता है हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं थ्रिल, कहीं ना कहीं फन, एक एडवेंचर का आभास हो रहा होता है। लेकिन उस आदमी का एडवेंचर खत्म हो जाता है जिसे तेंदुआ नाखून मार देता है या दांत मार देता है। बाकी के लिए तो रहता है, बाकी के लिए तो उसके बाद वो एडवेंचर कम कॉमेडी बन जाता है। क्योंकि जब भी आप देखना किसी को चोट लगेगी ना, तो दूसरे आदमी, आपको लगता है कि दुखी हो रहे हैं, बाद में मदद करने आते हैं, लेकिन पहले हंसते हैं। कि आप देखना कभी कोई केले के छिलके से गिर जाएगा, सबसे पहला काम, जितने लोग होंगे सब हंसेंगे, उसके बाद आएंगे मदद करने, लेकिन हंसेंगे जरूर। कोई चोट होगी, कोई बाइक से गिरा, अचानक से लोगों की हंसी छूट जाती है। अभी मैं देख रहा था भोपाल में ऑफ रोडिंग के वीडियो आ रहे थे, कई गाड़ियां टकरा रही, जैसे ही गाड़ी टकरा रही है सारे लोग हंस रहे हैं। हो रहा है एक्सीडेंट, लेकिन लोग हंस रहे हैं। ये सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है लोगों की। तो अगर लेपर्ड के हमले में वो बच गए जो आपके साथ टीम मेंबर थे और आप घायल हो गए, तो शायद उनके लिए कॉमेडी प्लस एडवेंचर बन जाएगा, आपके लिए हॉरर प्लस एडवेंचर। बेहतर है कि वो फॉरेस्ट की टीम अपना काम करे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ वाइल्ड लाइफ में 2+2 हमेशा 4 नहीं होता। हर बार हर जगह परिस्थितियाँ अलग होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने सलाह दी है, अगर परिस्थितियाँ उस तरह से हो जैसे मैंने बताया, तो तेंदुए को बंद करके फॉरेस्ट की टीम का इंतजार करना बेहतर है। ऐसा लोगों ने किया है, टाइगर को भी बंद किया हुआ है यूपी में, कमरे में बंद कर दिया, फिर टीम को बुलाया। तेंदुआ तो बहुत बंद हुआ, कितनी बार बंद हुआ है लोगों के घरों में। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है जो कि एक बच्चे ने किया था। वो गेम खेल रहा था सोफे में बैठ के, दरवाज़ा खुला हुआ था, अचानक देख रहा है तेंदुआ निकल के अंदर जा रहा है। सीसीटीवी लगा हुआ था। फटाफट साइड में बड़े धीरे से उसने अपना गेम या जो भी था रखा, मोबाइल, जल्दी से दरवाजे से बाहर निकला और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। एक बच्चे ने इतना समझदारी वाला काम किया। बाद में रेस्क्यू हो गया तेंदुए को भी नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उसमें लाठी डंडे से पीट पीट के फिर नुकसान ही होना है दोनों पक्ष का। सैटरडे को एक बड़ी दुखद घटना हुई दोस्तों, इंदौर में राजपुरा चौकी के सामने एक पालतू हाथी जो कि उज्जैन से लाया गया था इंदौर किसी फंक्शन के लिए, उसे 3-4 महावत पूरे सिटी में घुमा रहे थे और दान वगैरह ले रहे थे, और लोग हाथी को भी कुछ ना कुछ खिला रहे थे धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से। हालांकि पेपर में छपा है कि इस तरह से हाथी वगैरह का नगर भ्रमण नहीं कराया जा सकता है, लेकिन ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैंने एक रील भी बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि वो कोई चूहा तो था नहीं जो
सूटकेस में छुपा के ले आया गया। इतना बड़ा हाथी था, जब वो नगर भ्रमण कर रहा था तो हर चौराहे पे जहाँ भी पुलिस वाले की ड्यूटी है उसे रोकना चाहिए। देखिए, कहीं बहुत बड़े नेता हैं, उनके चारों तरफ दूर दूर तक बैरिकेड लगे होते हैं, यानी कि पब्लिक उनके नज़दीक नहीं आ सकती। जितने भी बड़े नेता हैं उनके साथ अब ऐसा ही होता है। तो वहाँ बैरिकेड लगे होते हैं, नियम है कि आप उनके पास नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो सिर्फ नियम का हवाला नहीं दिया जाएगा ना, उसे रोका जाएगा। जरूरी नहीं कि वो महावत को पता भी हो कि यह नियम है कि नहीं है यहाँ पे। अगर रोक दिया जाता तो शायद ये घटना ही नहीं होती। उसमें हुआ क्या, एक ऑटो चालक थे विजय होलकर जी, उन्होंने शायद ड्रिंक किया हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, लेकिन जो मैंने दूसरे कई वीडियो आए उसमें उनके ऊपर जब हमला हो गया तो कई लोग उनसे पूछ रहे थे कि तुमने दारू पी के क्यों गए, और फिर उनके ब्रदर ने भी इस बात को ऑन कैमरा एग्री किया है कि उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था। तो वो गुड़ खिला रहे थे, गुड़ खिलाने में हाथी ने खाया, 2-3 बार सूंड ऐसे ऐसे हिला रहा था, लेकिन वो वहाँ के जो डीएफओ का स्टेटमेंट छपा है उसमें यह है कि हाथी सूंड हिला के मना कर रहा था, एक दूसरा आदमी वहाँ से भाग गया। लेकिन मैंने बड़े ध्यान से वीडियो को देखा, ऐसा नहीं है। वो जो सूंड हिला रहा था नॉर्मल प्रोसेस में हिला रहा था। हाथी सिर भी हिलाता है नॉर्मल प्रोसेस में, गर्मी लगने पे भी, या ऐसे कई बार अपनी सूंड को झटकने के लिए भी करता है। अगर वो पानी पी रहा है तो अपनी सूंड में पानी खींच के 2-3 बार रिंस करता है, तब पानी अंदर डालता है, क्योंकि उसे पता है कि इसमें मिट्टी के कण भी हैं। तो उसने गुड़ छुआ था, गुड़ खाया था, इसलिए भी सूंड कर सकता था, क्योंकि अगर वो वार्निंग साइन था, महावत 1 मिनट में समझ जाता और इमीडिएटली या तो हाथी को कुछ करता। क्योंकि जब घटना हुई तो महावत लगातार तेजी से अंकुश मार रहा था उसके ऊपर, उसके सिर पे, शायद उसी से वो रुका। तो सूंड हिलाने को महावत फौरन ताड़ जाता कि ये वार्निंग साइन है। तो जब तक वो खिलाते रहे तब तक तो ठीक है। जब उन्होंने वो बाकी पैकेट महावत को पकड़ाने की कोशिश की, तब या तो स्मेल ज़्यादा आ गई शराब की, या उस हाथी को ये लगा कि मेरा सारा खाना महावत को दे दे रहे हैं। जो भी कुछ हुआ हो, उसने इमीडिएटली पहले सूंड से धक्का दिया, फिर अपने 2-3 बार पैर रख दिए, एक बार कमर पे, एक बार पेट पे। दूसरे महावत आए, बीच बचाव किया। जब उनको खड़ा करने की कोशिश करने लगे तो खड़ा तो हो पाना ही नहीं था उनको। कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। इसके बाद विजय जी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। उधर महावत हाथी को लेके चले गए, शायद एक महावत भाग भी गया। उसके बाद हॉस्पिटल में विजय होलकर जी की डेथ हो गई। महावत को गिरफ्तार कर लिया गया, पूछताछ जारी है। मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताया कि कभी भी हाथी के पास जाके उसको खिलाना, उसके साथ सेल्फी, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मेरा वो वीडियो उन्होंने देखा होता, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर इन सब बातों की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विजय होलकर जी ने मेरा वो वीडियो देखा होता और अगर उसमें अमल किया होता तो ये घटना नहीं हुई होती। अगर खिलाने का मन है पालतू हाथी, इनको वैसे तो खिलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मन है तो महावत को बोलिए भैया आके ले जाओ, हाथ से बिल्कुल मत दीजिए। क्योंकि अगर आपका धार्मिक कारण भी है, धार्मिक आस्थाओं का पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप अपने हाथ से खिलाओ या आपने दिया महावत खिलाए, बराबर पुण्य मिलेगा अगर आप गणेश जी मान के कर रहे हो। क्योंकि आपके हाथ से खिलाने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है, लेकिन आपकी जान जा सकती है। हाथी के मूड का कोई भरोसा नहीं है। महावत आपसे बोलेगा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जिस महावत से आप पहली बार मिले हो, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, कितना काबिल महावत है, कितने दिन से वो हाथी की ड्यूटी पे है, आप उसकी बात पे मान जाते हो कुछ नहीं करेगा। अगर आप कोई फ्लैट की रजिस्ट्री करने जा रहे हो, ज़मीन खरीदने जा रहे हो, तो सारी चीज़ें लिखा पढ़ी करते हो, आप स्टैम्प पेपर में करते हो। शायद सेलर को आप जानते हो तब भी कि पक्का काम चाहिए, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों का मामला है। आपकी ज़िंदगी अनमोल है। उस जिंदगी को एक अनजान व्यक्ति के इतना कहने से कि कुछ नहीं करेगा, आप 2 सेकंड में उसके हवाले कर देते हो। और जब वो कर देता, करता 1000 में से 1 केस में है, लेकिन वो 1000 में से 1 केस आपका ही हुआ, तब क्या? अब उनका एक बच्चा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है या 10 साल का है, वो मुझे क्लियर नहीं है। वो अपनी तरफ से तो भलाई करने गए थे, गुड़ खिलाने गए थे हाथी को। तो ये बिल्कुल ना करें। जहां तक हो इस बात को स्प्रेड करें। हाथी की सफारी करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पहली बात तो प्रोफेशनली ट्रेंड हाथी होते हैं, वो भी बिदक सकते हैं। लेकिन जब आप सफारी करते हो तो एक प्लेटफॉर्म होता है, एलिफेंट माउंट बोलते हैं, उसके थ्रू आप डायरेक्ट हाथी की पीठ पे पहुंचते हो और वहां तक हाथी का सूंड नहीं पहुंचती। उसके बाद जब आप उतरते हो तो भी उसी से उतरते हो। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं हम सेल्फी खिंचवा लें, सेल्फी खींच लें या फ़ोटो खिंचवा लें साथ में, वो गलत है। अगर फ़ोटो खिंचवानी है, सेल्फी खींचनी है,
थोड़ा आगे 10 फुट आगे आप खड़े हो जाओ और पीछे बैकग्राउंड में हाथी आ गया, खींच लो। तो कभी ऐसा ना करें, क्योंकि मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बोलता है कुत्ता कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, लिफ्ट में आप जा रहे हो या बगल में जा रहे हो, कई बार कुत्ता अटैक कर सकता है, लेकिन कुत्ते के अटैक करने से जान चली जाएगी ऐसा नहीं होगा। वो बहुत सारे कुत्ते करेंगे तब किसी बच्चे पे तब होगा। इसमें काट लेगा तो इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगा। हाथी में मौका ही नहीं है। एक बार लेपर्ड हमला करेगा तो बचाव है, भालू हमला करेगा तो भी थोड़ा बहुत बचाव है, दूसरे लोग लाठी डंडा मारेंगे, शोर करेंगे। हाथी से तो मौका ही नहीं मिलना है। बस 2 पैर रखेगा, फिर आप इलाज कराते रहो, कुछ नहीं होने वाला। वही हुआ, इनकी आंतें फट गई थी, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, कूल्हे की हड्डियां टूट गई थी, चूर चूर टूट नहीं गई थी, चूर चूर हो गई थी, ऐसा लिखा था न्यूज़पेपर में। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बिल्कुल भी हाथी से दूरी बना के रखें। एक हाथी की और खबर आई कि आसाम में एक हथनी, जॉयमती नाम है उसका, वो 100 किलोमीटर बह के चली गई, फिर उसका बचाव किया गया। बाद में जब वो डिस्टेंस देखा गया तो 100 नहीं 50 किलोमीटर है, बह के चली गई। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने रेस्क्यू किया, वेटनरी हॉस्पिटल में है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि बहते वक्त इधर टकराई उधर टकराई, काफ़ी चोटें आई उसे। एक नेपाल का वीडियो मुझे फॉरवर्ड किया कल रात को कि उसमें लेपर्ड है, वो बुरी तरह से ऐसे जैसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ऐसे काँप रहा है, और उसके बाद फिर वो गिरा और झाड़ियों में अटक गया, तब भी काँप रहा है। तो कई लोगों ने पूछा कि क्या है, तो देखिए कई लोगों ने पूछा कि ये CDV है क्या, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। तो ये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस भी हो सकता है, क्योंकि वो भी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। फिट्स भी आते हैं जानवरों को, वो भी हो सकता है। और सांप का काटना भी हो सकता है, सांप के काटने में भी झटके लगते हैं। क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात बता रहा हूँ, हमारा बंगले में ही काफ़ी बड़ा एरिया था, तो इधर उधर से कई बार बाउंड्री से निकल के गाय आ जाती थी, तो या पीछे के गेट से फान जाती थी गाय, जंप कर जाती है। तो गाय आई होगी, और कुछ एरिया थे, कुछ उसमें पुराने स्ट्रक्चर भी थे बाउंड्री के अंदर, खपरेल वाले। जब कभी सर्वेंट क्वार्टर में, कुछ तो सर्वेंट क्वार्टर सही थे, कुछ पुराने थे, वो खंडर से पड़े थे, अंग्रेजों के ज़माने का बंगला था, उस टाइम के थे वो। उसके अंदर सांप रहा होगा, गाय आई, और कुछ उसके आसपास के एरिया में खेती नहीं, उसके आसपास के एरिया में गाजर घास लगी थी। तो मैं घूम रहा था और मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, देख रहे थे, अचानक देखा वो क्या है, सफ़ेद सफ़ेद देखा तो गाय मरी पड़ी है। फिर खबर किया, चपरासी से बोला, पता किया, तो आसपास जिन जिन की गाय घूमती थी उन तक खबर भिजवाई गई। तो एक लेडी की गाय थी, वो गेट से वहाँ से जब आ रही थी, आते ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। और क्योंकि उनकी बड़ी प्यारी गाय थी, वो मुंह से झाग निकल रहा था, मरी पड़ी थी। हाँ, उस वक्त एक पटवारी आए हुए थे हमारे यहाँ बंगले में, तो वो आए, तो उन्होंने बोला कि इसके दांत हिला के देखो, अगर दांत हिल रहे हैं तो ये सांप का ही अटैक, क्योंकि श्योर नहीं था ना कैसे मरी, वो झाग निकल रहा था मुंह से। तो जब दांत हिलाए तो एकदम हिल रहे थे, तब वो उन्होंने बोला कि ये सांप का ही अटैक है। तो वो बात मुझे रिकलेक्ट हो गई। तो देखिए, वीडियो देख के मुझे कैसे मालूम चलेगा कि नेपाल में वो क्या घटना है, अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, जैसे सारे लगाएंगे। हाँ, नेपाल में जब पोस्टमार्टम हुआ होगा तो वहाँ मालूम चलेगा कि मेन फैक्टर क्या था। अभी कल किसी ने कमेंट लिखा था, तो क्योंकि कमेंट में मैं जवाब देने से बेहतर, क्योंकि इतना सारा लिखो, एक तो टाइप करो, वीडियो में बोल दो तो सब तक पहुंचता है, कमेंट हर कोई तो पढ़ता नहीं। जब मुझे लगता है कि यार ये कमेंट बढ़िया है, इसका जवाब देना चाहिए, तो मैंने शॉर्ट में बोल दिया था शायद कि मैं इसका रिप्लाई करूंगा, ऐसा कुछ। तो या मैंने बता दिया था कि नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। उन्होंने लिखा था कि टाइगर की दहाड़ सुन के जो थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म पैरालिसिस हो जाता है, वो इस वजह से होता है कि इंफ्रा साउंड निकालता है टाइगर 18 हर्ट्ज की, और हमारे शरीर के प्राकृतिक अंगों की भी आवृत्ति उतने ही हर्ट्ज है, वो मैच कर जाती है, इसलिए बॉडी फ्रीज हो जाती है। देखिए, टाइगर इंफ्रा साउंड भी निकालता है, आवाज़ ऊपर नीचे होती है, लेकिन टाइगर की आवाज़ की जो तेज़ी है वो मुझे लगता नहीं कि ये बात इंफ्रा साउंड की वजह से होता है। नॉर्मल वे में अगर ट्रेन का, देखिए, करीब करीब टाइगर की जो रोर होती है ना, और जो ट्रेन का हॉर्न होता है, टाइगर की रोर बोलते हैं, उससे ज़्यादा है। आप बराबर मान लीजिए, तो आप कभी महसूस करिए, मैंने तो किया है, अगर आप रेलवे इंजन के बिल्कुल बगल में खड़े हैं, क्योंकि विदिशा वगैरह में तो हम शाम की इवनिंग वॉक भी प्लेटफॉर्म पे ही करते थे, दोस्त मिलते थे, क्योंकि वो हमारा मीटिंग पॉइंट था उस टाइम पे।
रेल के इंजन के बगल में खड़े हैं, गाड़ी ने चलने, और वहाँ छोटा स्टेशन था, 3 मिनट या 2 मिनट में गाड़ी चल देती थी। आप बातों में हो, अचानक से बिल्कुल बगल में अगर रेलवे के इंजन ने हॉर्न बजाया, 2 सेकंड के लिए ऐसे ही लगता है कि बॉडी काम नहीं कर रही एकदम से। अगर आप अलर्ट नहीं हो, आपको अगर पता है कि ये आवाज़ आने वाली, फिर आपको कुछ नहीं होगा। सडन होगा तो होगा। तेज आवाज़ आने से एकदम से, जो हम बोलते हैं ना एड्रेनालिन में बोलते हैं कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं, उसमें एक एफ और होता है फ्रीज। कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि गेम खेलते थे, अचानक से कोई आदमी कमरे के अंदर घुसा और किसी ने दूसरे से ऐसे, किसी ने ऐसे कर दिया हो, तो एकदम से अक्सर एक रिएक्शन ये होता है, जब तेजी से कर दिया, सामने वाला ऐसा करके एकदम थोड़ी देर के लिए ऐसा खड़ा हो जाता है। कोई कोई घूंसा भी चला देता है, एकदम से तेजी से हाथ चला देगा, लेकिन वो हो गया फाइट। और जो फ्रीज ऑप्शन हो गया, या एकदम से जैसे किया हाँ, तो एकदम से आदमी फ्रीज। तो वो एड्रेनालिन हार्मोन के जो रिफ्लेक्स एक्शन की तरह से करता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। फाइट में एक भाई लड़ाई लड़ लो, तो उसमें मैंने पहले बताया हुआ है कि पेट की ब्लड सप्लाई रोक दी कि भाई अभी हाजमे की ज़रूरत नहीं है, हाथ पैरों को ज़रूरत है, भागना है तो पैरों को ज़रूरत है, लड़ना है तो हाथों को ज़रूरत है, सप्लाई यहाँ बढ़ानी है। हार्ट बीट तेज़ कर दी, इसीलिए धड़कन बढ़ जाती है, चेहरे पे पसीना आ जाता है क्योंकि तेज़ी से ब्लड दौड़ रहा है। इसीलिए लोगों का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि क्योंकि पेट में ब्लड सप्लाई रुक गई है। तो ये हो गया फ्लाइट और फाइट। और जो मैंने अभी बताया था, एकदम से जैसे किसी ने चिल्लाया एकदम चुप, तो वो एड्रेनालिन हार्मोन ने एकदम से कहा अरे रुक जाओ यार, खतरा है, देखो पहले मामला क्या है, फ्रीज। तो मुझे वो फैक्टर नज़र आता है। इंफ्रासाउंड की वजह से ऐसा हो, ऐसा नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा है, कोई आपको कोई बुक में लिखा है तो मुझे आप बताइए, तो मैं उस पर पूरी R&D करके फिर बनाऊंगा। एक और सवाल किसी ने पूछा, याद आ गया मुझे, कि बाघ सामाजिक प्राणी है कि नहीं, आप बताना। पूरा मैंने पॉडकास्ट बनाया इस टॉपिक के बारे में। एक बात की बड़ी दिक्कत है कि लोग क्या है, एक ही एक टॉपिक को बार बार रिपीट करते हैं, पुराने वीडियो देखते नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि आपका वो वाला वीडियो कौन सा है, वो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दो। कमेंट का रिप्लाई करना तो भाई साहब मुश्किल होता है, और मैं कहाँ वो वीडियो ढूंढूंगा और कहाँ मैं आपको चिपकाऊंगा कमेंट में। उससे अच्छा आप ही ढूंढ लो ना उसको। वही कीवर्ड मैं लिखूंगा, वही कीवर्ड आप लिखोगे। अरे मुझे भी कोई टाइटल याद थोड़ी ना होता है। उन्होंने पूछा था कि वो, हाँ, जिसमें गाड़ी में एक किसी ने ऐसे थपकी मारी थी रात को, हॉरर एक्सपीरियंस वाला जो वीडियो था, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे थोड़ी ना पता है कि उसका टाइटल क्या था, मुझे डेट भी याद नहीं है। कुछ ना कुछ कीवर्ड डाल के मैं सर्च करूंगा तो आएगा। मेरे पास यूट्यूब स्टूडियो है, तो मेरे पास सर्च का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, आपके पास भी ऑप्शन है। आप उस सर्च के आगे विवेक अवस्थी लिख दोगे तो आपकी सर्च भी पूरी पूरी काम करेगी। अभी कल और किसी ने बोला, ये मैं इसमें क्लैरिफाई इसलिए करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों तक बात पहुँचे। कल किसी ने बोला कि सर मेरे चैनल के आप वीडियो देख लो और मुझे आप गाइड करोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उनको ऑडियो छोड़ा, मैंने कहा कि हाँ, उनका नाम मुझे याद है, नाम भूल गया, सरनेम याद है, पांडे जी। मैंने कहा पांडे जी, यहाँ पे अपने वीडियो नहीं देख पाता मैं, और अभी कुछ नोन है जिन्होंने कहा है कि उन्हें बात करनी है कुछ, तो मैंने कहा अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो मैं आधे घंटे बाद फ्री होऊंगा। तो जो रेगुलर है आते जाते रहते हैं, मैंने कहा उनसे बात भी करनी है, उसके बाद मैं अभी वीडियो देखूँ तो कैसे देख पाऊँगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इंटरनेट भी स्लो ही होता है। तो लेकिन लोगों को फिर मैंने कहा अगर देखो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, नहीं कर पाता, कम इंस्टाग्राम में तो अब मैसेज ही नहीं देख पाता, इतने मैसेज पड़े होते हैं, सारे थोड़ी ना खोल सकते। अच्छा, सारे इमीडिएटली खुल जाएं, बफरिंग होती है उसमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉरवर्डेड रील भेजते हैं। अगर लिख के मैसेज करें तो मेरे लिए आसान है, उसमें जो वो रील भेजते हैं कि उसको देख के करो, उसमें दिक्कत बहुत होती है। तो इसके माध्यम से वही मैंने बोला कि देखो अगर मैं बात नहीं करूँगा, कोई किसी ने टाइम से मांगा है, वो सोचेंगे वाह भैया देखो इनके घमंड, आपने बोला है कि मेरे वीडियो देख लो, अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगा आपको लगेगा देखो कितना घमंडी इंसान है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये पॉडकास्ट, मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी मैं लंच करने के बाद, आधा पार्ट मैंने कल शूट कर लिया था रात को, वो आपको लाइटिंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कमरा बंद था, मुझे पसीना बहुत आ रहा था, शाम का टाइम का था, अभी दरवाज़ा खुला है तो हवा आ रही, ऊपर पंखा चल रहा है, लेकिन आज मौसम ठंडा है, कल ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, बारिश होने वाली थी। तो
जो मोर वाला सेक्शन था वो मैं कल शूट किया था और बाकी आज शूट कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से बज रहे होंगे दोपहर के 3, अभी मुझे टाइम नहीं दिख रहा है। अभी पहला पार्ट मैं एडिट कर चुका हूँ, कल वाला। ये भी काफ़ी देर का हो गया है, इसको मुझे एडिट करना है। उसके बाद मुझे गाड़ी लेके पहाड़ पे जाना है। करीब एक स्टोरी भी है, दूसरे फ़ोन से अपलोड होगी, 2 घंटे मान के चलिए। तो मैं 4:30-5 बजे पहुंचूंगा, 7-7:30 बजे तक वहां बैठूंगा। 40 मिनट बाद यहाँ आऊँगा 8:30 बजे। डिनर करके फिर मुझे बुक्स भी पढ़नी होती हैं, इसलिए मेरी मजबूरी को समझा करिए। कहीं भी गलतफहमी ना हो जाए कि विवेक अवस्थी घमंडी आदमी है, कतई नहीं है। समय से मजबूर है भाई, क्या किया जाए। तो चलिए, मुझे नहीं लगता कि जो मैंने सोचे थे कुछ टॉपिक रह गया तो क्या दिक्कत है, अपनी घर की खेती है, कल फिर बना देंगे वीडियो। तो चलिए एंड करता हूँ पॉडकास्ट को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।